अचानक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स गुब्बारे की तरह फटने लगते हैं। पूरे स्कूल में हाहाकार मच जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 6 महीने पहले हुई थी। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मारा जैसे ही अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकी, अचानक केटलिन गुब्बारे की तरह फट गई। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कोई नहीं समझ सका। वो दिखने में तो बबली और कूल थी, लेकिन डॉल्टन ट्विंस से अक्सर ड्रग्स जरूर लिया करती थी। उसका क्लासमेट जेड उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो ये बात कभी उससे कह नहीं पाया। उधर मारा के जूतों पर खून के छींटे देख उसकी बेस्ट फ्रेंड टेस को लगा कि शायद मारा के साथ ही कुछ हुआ है। लेकिन मारा ने जब उसे बताया कि केटलिन अचानक गुब्बारे की तरह फट गई, तो उसके भी होश उड़ गए। मामले की जांच बैठी और सामने आया कि केटलिन कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं थी। बिना किसी बम के उसका इस तरह फट जाना अपने आप में ही रहस्यमयी घटना थी। पूरे क्लास को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की गई, पर कोई सही जवाब नहीं मिला। आखिर में सबूत के तौर पर सबके जूते और कपड़े ले लिए गए। सबको नहलाया, नए कपड़े लाकर दिए और उन्हें घंटों तक पुलिस हिरासत में रखा गया। डिलन को ये सब किसी भूतहा फिल्म की स्टोरी लग रही थी, तो कुछ का मानना था कि ये एलियंस का काम है। तभी बेकी झुंझला उठी कि उन्हें कब तक यहाँ रखा जाएगा। मारा ने कहा कि शायद ये दोबारा होगा, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें छोड़ नहीं रहे। अब ये जानकर तो बेकी की हालत और खराब हो गई। हालांकि शाम तक सभी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया, इस डर में जीना कि उनमें से कोई कभी भी फट सकता है उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मारा के पेरेंट्स बिल्कुल घबराए हुए थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं था और मारा कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। उसी शाम उसे एक अनजाने नंबर से मैसेज मिला। वो अनजान नंबर वाला बस बताना चाहता था कि पिछले 2 सालों से उसे मारा पर क्रश है, लेकिन उसने मारा को अपनी पहचान नहीं बताई। अगले दिन स्कूल में केटलिन के लिए शोक सभा रखी गई। उसकी अंतिम यात्रा में पूरी क्लास शामिल हुई। बेचारे केटलिन के पिता की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सब उदास थे, लेकिन मारा को इस परिस्थिति में भी नशे की लत सता रही थी। डॉल्टन जुड़वा भी वहीं थे, जिनसे वह नशा खरीदती थी। टेस उसे मना करती रही कि यह सब करने का सही समय नहीं है, लेकिन मारा नहीं मानी और एक कॉफी शॉप में जाकर उसने नशा कर लिया। उसी दौरान उनकी मुलाकात डिलन से हुई। वह काफी डरा हुआ था कि कहीं अगला नंबर उसी का न हो, इसलिए फटने से पहले अपने मन की बात कहने मारा के पास आया था। ये सुनते ही मारा समझ गई कि पिछली रात उसे अनजान नंबर से मैसेज डिलन ही कर रहा था। अगले ही पल उसने डिलन को वॉशरूम चलने के लिए कहा तो वह हैरान रह गया। तब टेस ने उसे समझाया कि उसे उल्टी आ रही है और वह चाहती है कि तुम उसके बाल पकड़कर उसे सहारा दो। डिलन उसे वॉशरूम ले गया, जहाँ नशे की हालत में मारा को एक के बजाय 3-4 डिलन दिखाई देने लगे। वह काफी देर तक उल्टी करती रही, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिला। आमतौर पर लोग उल्टी की बात सुनकर ही भाग जाते हैं, मगर डिलन डटा रहा। दरअसल मारा उसे परखना चाहती थी कि कहीं वो उसके बीमार पड़ने पर अकेला छोड़ तो नहीं जाएगा। डिलन एक अभागा लड़का था जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। स्कूल के छात्र अक्सर इस बात का मजाक उड़ाते थे कि उसके पिता गोबर के ढेर में धंसकर मर गए। मारा को भी यह बात मजाकिया लगती थी, जबकि डिलन के लिए यह बहुत दर्दनाक हादसा था। असल में उसके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। उनके जाने के बाद डिलन और उसकी माँ की मुश्किलें बढ़ गईं। माँ को दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। सच जानकर मारा ने उससे माफी मांगी। इसके बाद तो डिलन के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। अब मारा को सब कुछ विस्तार से जानना था कि डिलन उसे कब से पसंद करता है। डिलन ने बताया कि स्कूल के पहले ही दिन वह उसे भा गई थी, चाहे कंधे पर हाथ रखने पर उसका जेड को काट लेना हो या फिर स्टेडियम में शोक सभा की ड्रेस पहनकर आने के लिए कोच से डांट सुनना। उसे मारा की हर छोटी छोटी हरकत पसंद थी। इसके बाद तो वह उसे सोशल मीडिया पर हर जगह फॉलो करने लगा। उसने एक बार अपना नंबर भी उसे दिया था, लेकिन शायद मारा उसे कहीं रखकर भूल गई। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। फिर केटलिन वाली घटना हुई। अफरा तफरी के माहौल में मारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और तभी वह डिलन को नजर आई। उसके हाथ में केटलिन का बैग था और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या करे। तब डिलन ने ही उससे वह बैग लिया था। वही थी जिसने पुलिस स्टेशन में कहकर सबको डरा दिया था कि ये सब दोबारा होगा। उस वक्त डिलन ने सोच लिया था कि शायद वह जिस कॉलेज के लिए पूरी जिंदगी तैयारी करता रहा है, वहाँ कभी जा ही नहीं पाएगा। उसी पल उसने अपनी जमा पूंजी से कार खरीदने का निर्णय लिया और खुद से कहा कि अब वह डर डर कर नहीं जिएगा। मारा को अपनी फीलिंग्स बताकर ही रहेगा, चाहे ना ही क्यों ना सुनना पड़े। ये जानकर मारा ने भी अपनी फीलिंग्स उससे शेयर की। उसके लाइफ में भी एक ऐसा पल आया था जब डिलन उसे अच्छा लगने लगा था। इसी बातचीत के दौरान उनका एक क्लासमेट पेरी स्टेडियम में ही गुब्बारे की तरह फट गया। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस भयावह घटना ने मारा और डिलन को एक दूसरे के और करीब ला दिया। पेरी वो लड़का था जिसके पास सारी मुसीबतों का हल होता था, लेकिन कौन जानता था कि हर वक्त मुस्कान लिए घूमने वाला वो लड़का अखबार की हेडलाइन बनकर रह जाएगा। उनके इस तरह फटने को श्राप
बाप का नाम दे दिया गया। अगले दिन पेरी की शोक सभा हुई, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिया गया। कब खुलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इन्हीं छुट्टियों के दौरान डिलन ने एक मिल्क ट्रक खरीद ली। उस कबाड़ को देख मारा की हंसी छुट गई। असल में डिलन ने पैसे कॉलेज जाने के लिए बचा रखे थे, लेकिन जब उसे लगा कि शायद वो पहले ही मर जाएगा, इसलिए उसने मिल्क ट्रक खरीद ली। मिल्क ट्रक पर सवार होकर वे पेरी की पार्टी में पहुंचे, जो उसके बड़े भाई ने उसकी याद में आयोजित की थी। वहां दोनों ने ड्रिंक ली और तभी डिलन के मन में एक गहरा शक पैदा हुआ, क्या लोगों के फटने का कारण ये ड्रिंक्स तो नहीं है? इसी हंसी मजाक के माहौल में मारा ने उसे अपनी एक सीक्रेट बताया। वह एक ऐसी बुक लिख रही है जिसमें एक आदमी लोगों को छूकर उनकी सारी फीलिंग्स सोख लेता है और अंत में वे लोग मर जाते हैं। ऐसी बहकी बहकी बातें सुन डिलन को लगा कि मारा को चढ़ गई है, लेकिन वो बिल्कुल होशो हवास में थी और अब उसे डिलन का कोई एक सीक्रेट जानना था। डिलन ने बताया कि उसके डैड के मरने के बाद वो पुराने भूसा घर में जाता था, गाने बजाकर नाचता और उन्हें याद करके खूब रोता था। तभी उधर पार्टी के बीच एक और लड़की गुब्बारे की तरह फट गई। आखिरकार इस मसले को हल करने के लिए स्पेशल एजेंट रोजेटी को केस दे दिया गया। वो पार्टी में शामिल हुए प्रत्येक शख्स से पूछताछ की, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। शायद ये किसी पागल, किसी चुड़ैल या फिर किसी प्रकार के ड्रग्स लेने से तो नहीं हो रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। रोजेटी बस चाहती थी कि वो दोनों उसके लिए कुछ सुराग लेकर आए। मारा समझ गई कि जांच हुई तो ड्रग्स मिलने बंद हो जाएंगे, इसीलिए उसने डॉल्टन ट्विंस को सतर्क रहने को कहा और उनका पूरा माल खरीद लिया। जो और जेना खुशी से झूम उठे। वे पकड़े जाने के डर से माल कहीं और रखते थे, इसलिए मारा को कार में बिठाकर अपने अड्डे की तरफ निकल चले। रास्ते में मारा ने उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। वो उसे ही मैसेज कर रही थी कि तभी अचानक जो फट गया। जेना सन्न रह गई। अगले पल वो भी फट गई। ये कुदरत का कहर था या कोई श्राप, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद पीछे से डिलन भी घटनास्थल पर पहुंचा। कार पलट चुकी थी, लेकिन मारा का कुछ अता पता नहीं था। तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े पंजे के निशान पर पड़ी। वो उस ओर गया तो मारा की जैकेट झाड़ियों में देख घबरा उठा, लेकिन मारा बिल्कुल ठीक थी और नहर में खुद को क्लीन कर रही थी। डिलन दौड़कर उससे लिपट गया। डिलन उसके कहे मुताबिक उसके लिए कपड़े ले आया था। वो नॉर्मल हुए ही थे कि तभी दूर खड़ा सुरक्षा सूट पहने एक आदमी दिखा। उसी पल उसने अपने साथियों को भी बुला लिया, जिन्होंने मिलकर डिलन और मारा को पकड़ लिया। वे उन्हें क्वारंटाइन कर दिए थे। कुछ वक्त बाद जब मारा होश में आई तो खुद की हालत देख परेशान हो उठी। तब डॉक्टर रोलांडा ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक है, उसके बाकी क्लासमेट भी यहीं पर है। तभी मारा डिलन को देख पागलों की तरह पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगी। डिलन ने भी पागलपंती शुरू कर दी। डॉक्टर्स उनकी इन हरकतों को समझ नहीं सके। रात को दोनों ने चुपके से अपना बेड एक साथ सटा लिया। वे कहां पर हैं इस बात की भी उन्हें खबर नहीं थी, लेकिन ये जरूर पक्का था कि उन पर टेस्ट किया जा रहा है। अब तक डिलन से काफी सारे सवाल पूछे जा चुके थे, जैसे कि इन बीते 2 महीने में वो कहां पर गया, क्या खाया पिया, किसके साथ सोया, सब कुछ। इन्हीं सब बातों के बीच डिलन ने मारा से पूछ ही लिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मारा को तो कब से इस पल का इंतजार था। दोनों ने तय किया कि यहाँ से बाहर निकलते ही वे हर दिन डेट पर जाएंगे, लेकिन सुबह होते ही उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गई। पता चला उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। उनके शरीर के अंदर खून को सुरक्षित रखने और फटने से रोकने के लिए उनके रक्त की जांच की जा रही थी। डॉक्टर रोलांडा हर रोज उनसे तरह तरह के सवाल पूछती रहती थी। चूंकि सभी छात्र 17-18 साल के किशोर थे, वे अक्सर चिढ़कर या गुस्से में जवाब देते थे। एक लड़का तो हर बात पर खामोश रहता और बस अपने लिए लॉयर की मांग करता रहता था। उन सब में बेकी सबसे ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। वहां रहना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कुछ छात्रों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी। उन्हें साफ कह दिया गया था, चाहे गेम खेलो या जो मन में आए करो, लेकिन जब तक इस रहस्यमयी बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता, उन्हें वहीं रहना होगा। एक रात टेस को डर सताने लगा, कहीं ये सब मारा के साथ ना हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मारा को पूरा यकीन था कि उसे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ इंटरनेट पर भी छात्रों के फटने की घटनाओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। कोई इसे जादू टोना कह रहा था तो कोई श्राप, यहाँ तक कि कई लोग पूरी क्लास को ही श्रापित घोषित कर चुके थे। दोपहर के वक्त एक पॉलिटिशियन उनके लिए एक तथाकथित खुशखबरी लेकर आया। उसने उम्मीद जताई कि वे जल्द ही इसकी दवा बना लेंगे। इस पर मारा बुरी तरह चिढ़ गई और तीखे स्वर में कहा कि अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा तो उन्हें आजाद कर दिया जाए। पूरी क्लास मारा की बात से सहमत थी। सब मिलकर शोर शराबा करने लगे और उस पॉलिटिशियन को वहां से भगाने लगे, लेकिन तभी एक और छात्र गुब्बारे की तरह फट गया। दहशत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। छात्र तो परेशान थे ही, उनके साथ साथ उनके परिजनों का जीवन भी जहन्नुम बन चुका था। कब किसका बच्चा हमेशा के लिए चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। मौत के आने से पहले इस तरह तिल तिल कर मरना क्या होता है ये वही समझ सकते थे। उसी रात सोते समय एक और छात्र दुनिया छोड़ गया। इधर डॉक्टरों ने इलाज ढूंढने में अपनी एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। वे तरह तरह की दवाइयां बनाकर छात्रों को खिलाते रहे, लेकिन मौत का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीमारी का सबसे डरावना पहलू यह था कि इसका कोई भी लक्षण नजर नहीं आता था। दर्जनों बार असफल होने के बाद आखिरकार एक ऐसी दवा बनी जिससे कुछ दिनों के लिए छात्रों के फटने का सिलसिला थम गया। क्रिसमस की रात सभी छात्रों को घर भेज दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें डॉक्टर रोलांडा की बनाई
बनाई हुई नई दवा रोजाना लेनी होगी। महीनों बाद आजाद होकर मारा बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि क्रिसमस की रात होने के बावजूद बाहर कहीं भी चमक धमक क्यों नहीं दिख रही। मारा के पिता ने बताया कि इस साल लोगों का क्रिसमस मनाने का मन नहीं है, लेकिन घर पहुंचने पर उसे एक सरप्राइज मिला, एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री। उसने अपने माता पिता के साथ क्रिसमस मनाया और उनसे ढेर सारी बातें की। बहुत से लोगों को लग रहा था कि ग्रेजुएशन पूरा होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत में तो सब बस इसी उम्मीद में बैठे थे कि नई पिल्स कोई चमत्कार कर जाएं। अगली सुबह मारा ने डिलन को अपने घर बुलाया और खुद को पूरी तरह उसे सौंप दिया। कुछ दिनों बाद स्कूल भी खुल गया, लेकिन मारा वापस जाने को तैयार नहीं थी। टेस के काफी समझाने बुझाने के बाद वह आखिरकार मानी, लेकिन अब स्कूल का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। फटने वाली घटना से बाकी क्लास के छात्रों को अलग रखा गया था ताकि दूसरों को यह बीमारी न लग जाए। उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर तैयार हुए जो पहले मिलिट्री में रह चुके थे। उनके लिए ये नई बात नहीं थी। वे अपने साथियों को लैंड माइंस पर फटते हुए काफी बार देख चुके थे। वे ठान चुके थे कि चाहे जो हो जाए वे इन बच्चों का ग्रेजुएशन कराकर ही दम लेंगे। क्लास में एक कोल नाम का लड़का पूरी सुरक्षा के साथ आया था ताकि वो बीमारी से बच सके। हर कोई उसे ही देख रहा था। इधर स्पेशल एजेंट रोजेट्टी की पैनी नजर मारा पर ही टिकी थी। उसने मारा के ब्लड प्रेशर की जांच की। सब कुछ नॉर्मल था और उसे लग तो रहा था कि नीली वाली पिल्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। स्कूल के बाद मारा ने डिलन की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे एक खास जगह ले गई। दरअसल यह वही पुराना भूसा घर था जहां डिलन बचपन में अपने पिता की यादें ताजा करने आता था। ये जगह उसके दिल के बेहद करीब थी, जिसे मारा ने खूबसूरत लाइटों से सजा दिया था। बस डिलन को यकीन दिलाना चाहती थी कि वह अब बिल्कुल अकेला नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी वे हमेशा एक साथ रहेंगे। उस रात वे दोनों खूब नाचे गाए और एक दूसरे के साथ बेहतरीन समय बिताया। इन दिनों उनके प्रति लोगों का बर्ताव भी अजीब होने लगा था। टेस और मारा आधे घंटे से कॉफी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रही थीं, लेकिन डर के मारे कोई भी स्टाफ उनके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस रहस्यमयी बीमारी के खौफ की वजह से उन्हें अपना पुराना अड्डा भी छोड़ना पड़ा। जल्द ही डॉक्टर रोलांडा एक खुशखबरी लेकर स्कूल पहुंची। उनकी संस्था दिन रात एक करके दवा तैयार कर रही थी ताकि वह आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो सके। लेकिन क्या यह दवा उन्हें पूरी तरह ठीक कर पाएगी? खुद डॉक्टर रोलांडा को भी यकीन के साथ नहीं पता था। उन्होंने छात्रों को एक उदाहरण देते हुए समझाया कि यह बीमारी कंप्यूटर में आने वाले किसी क्रैश की तरह है, जिससे सिस्टम अचानक बंद हो जाता है। कंप्यूटर को तो फिर भी रीस्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इंसान को नहीं। दवा को इसी तकनीकी खराबी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने यह दिखाने के लिए कि दवा काम कर रही है, एक वॉलंटियर को बुलाया, उसे थोड़ा एक्सरसाइज करवाई और उसी दौरान वह लड़का सबके सामने फट गया। उसके तुरंत बाद दो और छात्र भी गुब्बारे की तरह फट गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चौथा छात्र फटा और फिर पांचवा। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी क्लास ही एक एक करके खत्म हो जाएगी। इस भगदड़ में मारा टेस और डिलन से अलग हो गई। तभी उसे कोल का साथ मिला, लेकिन सुरक्षा के लिए इतना भारी सूट पहनने के बावजूद कोल खुद को बचा नहीं सका। किसी तरह मारा जी जान लगाकर दौड़ पड़ी और जान बचाकर स्कूल से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ डिलन भी जीवित लौट आया। दोनों एक दूसरे को जीवित देखकर खुश हुए ही थे कि अगले ही पल डिलन मारा की आंखों के सामने फट गया। उस दिन के बाद मारा एक जिंदा लाश बनकर रह गई। घुट घुट कर जीने से बेहतर वह मर जाना चाहती थी। उसने अपनी दवाइयां लेनी भी छोड़ दी। उसकी यह हालत देख माता पिता का दिल बैठ जाता था, लेकिन दिलासा देने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं था। टेस ने भी उसे संभालने की लाख कोशिश की, लेकिन मारा अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। समय बीता और वो हमेशा शराब के नशे में रहने लगी। उसे गम भुलाने का अच्छा तरीका मिल गया था। पिता मना करते तो भी नहीं मानती। एक रात तो वो घर से शराब की बोतल लेकर पैदल ही निकल पड़ी और सुबह टेस के घर पहुंची। इतना दूर उसका पैदल चलकर आना टेस को हैरान कर गया। मारा उसके साथ घूमने का प्लान बनाकर आई थी, लेकिन टेस ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो उसकी तरह अपनी लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। डिलन को मरे 7 महीने हो चुके थे और अब तक तो उसी के गम में थी। टेस जाते जाते कह गई कि तुम तो मौत के आने से पहले ही मौत को गले लगा चुकी हो। लेकिन मारा पर उसकी इन बातों का कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो 2 बोतल शराब और खरीद लाई, जिसमें से एक तो दुकान के बाहर ही फुट गया। वहीं पर उसकी मुलाकात स्पेशल एजेंट रोजेट्टी से हुई, जो उसकी मदद करने के मकसद से आई थी। मारा ये बात जानती थी कि वो उसके पेरेंट्स के कहने पर उसे समझाने आई है, इसलिए मारा ने बोतल उनके कार के शीशे पर दे मारा। अब उसके डैड भी उसके इन हरकतों से आजिज हो चुके थे। वो पैसे नहीं देते थे, फिर भी पता नहीं कहां से उसे शराब मिल जाता था, जिस पर मारा ने खुद कहा कि वो बोतलें चुराती है। उसने माँ का भी ब्लड प्रेशर हाई कर रखा था। वो उसके लिए काफी सारे कॉलेज में बात कर चुकी थी, लेकिन मारा कहीं भी पढ़ने को तैयार नहीं थी। उसे बड़ा बुरा लगता था जब लोग सोशल मीडिया पर डिलन को श्रापित कहते थे कि उसी के वजह से ये सब हुआ। ग्रेजुएशन पार्टी की रात वो पार्टी में शामिल हुई और जूस वाले बाउल में शराब मिलाकर पी गई। उसके मास्टर तंग रह गए और कुछ लड़के तो उसे पागल हो चुकी है कह रहे थे। रही बात टेस की, तो वो आज भी उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का दावा की। उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका था, जिसके साथ आज से वो नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, अंजाम चाहे जो हो। सर्टिफिकेट वितरण के दौरान
मारा ने एक खुलासा किया। उसने सबके सामने खुद को श्रापित कहा और ये भी कि सब के सब उसी की वजह से मरे हैं। इसमें डिलन और बाकियों का कोई कसूर नहीं। अचानक उसका साथ देने और लोग आए और उन्होंने खुद को श्रापित कहा। देखते ही देखते उनकी संख्याएं बढ़ती गईं। लेकिन अब भी वही सवाल था कि आखिर ये किसकी गलती थी। उस रात मारा टहलते टहलते कब्रिस्तान पहुंच गई डिलन से मिलने। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जाने के बाद वह उसे इतना याद करेगी। तभी वहां डिलन की माँ भी आ पहुंची। उन्हें पहले दिन से ही डिलन और मारा के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने मारा को समझाया कि डिलन अब वापस नहीं आ सकता। जिंदगी बेरहम है, लेकिन इसे जीना तो होगा ही। उस रात मारा को एहसास हुआ कि अब इस सदमे से बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। उधर मेडिकल एजेंसी की ओर से भी खबर आ चुकी थी कि नीली पिल्स असरदार थीं। बस पिछले बैच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अगले दिन मारा टूर पर निकल गई। रास्ते में ही उसका स्कूल पड़ा, जहां उसकी क्लास के 31 बच्चे मारे गए थे। अब उस इमारत को गिराने का आदेश आ चुका था। मारा को इस बात का गहरा अफसोस था कि वह जीते जी कभी नहीं जान पाएगी कि यह सब क्यों हुआ। पर मन को तसल्ली देने के लिए उसने यह स्वीकार कर लिया कि बिग बैंग शायद प्रकृति या ईश्वर की देन थी। एक उल्का पिंड के टकराने से डायनासोर का खात्मा हो गया था। धरती पर भूकंप आना, लोगों का अचानक फट जाना, ये सब अनप्रेडिक्टेबल है। जो होना है वह होकर रहेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह सब जो भी हुआ वह मात्र एक संयोग था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें।